एक बार आदमी स्ट्रेस में स्मोक करता है, फिर खुशी में स्मोक करता है, फिर पार्टी में स्मोक करता है, फिर वो स्मोक ही करता रहता है. लॉट ऑफ पीपल आर स्मोकिंग क्लोज टू 60-70 सिगरेट्स पर डे. देवानंद वाज स्मोकिंग में जिंदगी का साथ निभाता चला गया. एवरीबॉडी वांट्स टू डू द सेम कि जिंदगी का साथ निभाना है तो बस सिगरेट स्मोक करना है, उसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है. वेपिंग केम इन टू स्टॉप ई सिगरेट्स. चाहे किसी ने पहले स्मोक किया हो या न स्मोक किया हो, वो वेप कर रहा है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि वो लेस हार्मफुल हो गया. सिगरेट अफेक्ट्स वुमेन हेल्थ इवन वर्स देन इट कैन अफेक्ट men's. Whenever lung damage happens, lung cancer happens, one of the very common symptom is bleeding from the lung. That you bleed from your mouth. Suddenly you have like blood from your mouth. Passive smoking active smoking से ज़्यादा harmful होता है. Actually आप directly inhale नहीं करते हो, तो passive smoking में डोज आपकी कम जाएगी. पैसिव स्मोकिंग का यही प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं लगता आप कितना इनहेल कर रहे हैं. अगर आपको लंबी खांसी रहती है या सुबह सुबह उठ के खांसी होती रहती है, या फिर आपको लगता है कि आपके चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, या आपको एक चेस्ट पेन जैसी फीलिंग होती है, हैवीनेस जैसी फीलिंग होती है, सो दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ योर लंग नॉट बीइंग हेल्दी. वेरी माइल्ड और सटल सिम्टम्स ऑफ योर लंग नॉट बीइंग हेल्दी. पहले ये वाली बात करते हैं कि आपने एक बार इनहेलर ले लिया तो बार बार लेना पड़ेगा. देखिए इनहेलर में क्या दवाई होती है, उसमें वो सेंट्रली एक्ट नहीं करती है, आपके ब्रेन पे एक्ट नहीं करती है. तो जनरली जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं वो आप सेंट्रली एक्ट करती हैं, मतलब ब्रेन पे एक्ट करती हैं, देन दे बिकम एडिक्टिव. तो ये तो एक्ट ही नहीं कर रही. इनहेलर इज रादर boon for people who have asthma and COPD because it contains every drug in microgram doses. You just open it like this and there's space to put in the capsule. Just close it, press the button. So when you press the button, 2 needles come out to pierce that capsule. Then you exhale once, put it in your mouth and take a deep breath inside like this. Hold your breath for 10 seconds, then let go and rinse your mouth. Hi guys, welcome to a brand new episode of Health Podcast with Fawzia. आज हमारे साथ ना एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर नीतू जैन फ्रॉम पीएस राय हॉस्पिटल, जो हमारे साथ लंग्स हेल्थ के ऊपर बात करेंगे. सो वेलकम टू आवर शो डॉक्टर नीतू. Thank you so much. Thank you for having me here. So हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं. लंग्स आर सच अ वाइटल ऑर्गन. क्या चीज है जो उन्हें बाकी ऑर्गन से अलग बनाती है? देखिए लंग एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते. आपको ऐसा सांस नहीं लेना मतलब यू आर नो मोर. तो लंग इज अ ऑर्गन जिसके थ्रू आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, आपका ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है. सारे ऑर्गन लंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर जिस भी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दैट ऑर्गन कैन नॉट सर्वाइव. So eventually all your body organs are dependent upon lung. Lung are irreplaceable, and also lungs is a kind of organ that cannot be transplanted without a cadaver, not like kidney. Nobody can give you their lungs. So all those things make lung a very vital organ, and also an organ which you should take care of. Medically speaking, lung is an only organ which has dual blood supply. So it receives both blood with oxygen and blood without oxygen, as compared to all other organs which receive blood with oxygen only. So and it's the organ which is oxygenating that blood and giving it away to all the organs. अब हम अगर बात करें ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, सो जेन जी इज इंक्रीजिंगली एम्ब्रेसिंग वेप्स. सो आपका उस पर क्या टेक है? I think it is really bad for this generation that they are embracing something which can be very harmful in long term. My son is about 13 years old. He goes to a school, so he is on the verge of being a teenager or already a teen. So I did a lecture on vaping for his school, for making children aware, and I could, though they did not come forward saying that I vape, but I could see from their faces that a lot of these children vape. And I live in a condo in Gurgaon, so you do get some, Diwali party, Holi party, so on and so forth. And I see many children. They may be as young as 12 vaping, and family members are also present. So it seems that it has become sort of accepted or expected by the family member, which is unexplainable. It's very surprising. Totally unacceptable. I tell you that vaping or e-cigarettes were first introduced about 10-15 years back for cessation of smoking.
following that, many articles have come in which have shown that vaping is not a very good way of cessation of smoking, and most of the people eventually relapse if they use vape to stop smoking. And many of them start dual smoking, dual way of smoking. That means they're using cigarettes as well as vape for smoking. So rather than their nicotine intake will decreasing, their nicotine intake increases. Also, you have to understand that vape are not harmful. Most of the people think, I think it is accepted by family and parents because they think that it is just plain water steaming. It is not a plain water steaming. ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक बन गया है कि क्या वेप सिगरेट से ज्यादा सेफ है. There are various kind of vapes. I think when I research, then vape come in like about 12,000 or something flavors. Okay, so strawberry, blueberry, so and 10,000 berries, and then there are fruity flavors. Then there are some umami flavors, so on and so forth. You name a flavor and you have a vape for it. So flavor cannot be. If I'm discounting nicotine at this point, I'm going to come to nicotine. So flavors cannot come like that. You have to add some flavoring agent for flavor. So all flavoring agents are aromatic compounds. All aromatic compounds contain certain things which are carcinogenic. So even if you discount, let's say nicotine, you are inhaling all the aromatic compounds which are going to be carcinogenic, not only for your lung. Those are aromatic compounds are going to be absorbed by your blood vessel and they will reach every part of your body. So they are going to be carcinogenic for every part of your body. At this point in time, I was not even talking about nicotine, but there is no vape which does not contain nicotine. All the vape contain nicotine, maybe in smaller amount, maybe in higher amount, but most of the vape contain high dose nicotine, not low dose nicotine. See, if you want to do smoking cessation with anything, the first and foremost thing we want to replace is nicotine. So vape has to contain nicotine, otherwise it will not help in smoking cessation. E-cigarettes or vape came in as a method for smoking cessation because people thought that not only you need to replace nicotine, you also have to replace feeling of smoking. So there should be something which you can hold in your hand in place of cigarette so as to go for smoking cessation. But like everything else, it has also evolved, so as to speak, with flavors, with more and more additives. And also the devices have become smaller. Flavor devices become smaller. They don't have any smell. Nobody can discover a vape. It is as good as a pen drive, and nobody can differentiate a vape from pen drive. Now, less harmful nicotine cigarettes contain about 70,000 compounds. A cigarette will contain, which can be harmful for your body. Vape may contain less than 70,000, but that doesn't make it safer. That safer is actually a wrong word. You have to look at safe. It is definitely not safe. So just because this thing has less harmful things as compared to cigarette doesn't make it a safe thing. And over and above that, cigarettes you can count: 1 cigarette, 2 cigarette, 3 cigarette, 10 cigarettes, and vape you cannot count because one vape and you just most of the people who are vaping are vaping the whole day. They don't stop. Okay, so the amount of nicotine, amount of aromatic compounds you are taking inside are also non-quantifiable. एंड ऐसा तो नहीं है कि वेप स्टैंडर्डाइज होते हैं कि 500 mg निकोटिन 500 mg एरोमेटिक कंपाउंड 500 mg. सो आप कैसे काउंट करोगे कि कितना निकोटिन है? मतलब आई थिंक एनी कंपनी इज मेकिंग वेप. इंडिया में तो लीगल नहीं है, तो वेपिंग इज कमिंग फ्रॉम इलीगल सोर्सेज. सो वेयर इज द स्टैंडर्डाइजेशन? सो amount you are inhaling may be even more than cigarettes. And eventually those people who vape go to cigarettes or dual mode of smoking. And let me go back to my previous statement. Vaping came in to stop e-cigarettes. Now vaping is vaping. चाहे किसी ने पहले स्मोक किया हो या ना स्मोक किया हो, वो वेप कर रहा है. तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि वो लेस हार्मफुल हो गया? एंड इट इज एक्चुअली वेरी एडिक्टिव. इट्स एक्चुअली वेरी एडिक्टिव. एंड youngest of the children are starting vaping. I think the last patient I saw who started vaping came to me. He was 15 years old.
and he started vaping at when he was in standard 6. That make him 11 or 12 at that time. And by that time he came in to me to see me. His lungs were very, very bad, I'm telling you. And if you will look at medical journal, the one of the most important medical journal is NEJM, which actually changes the economics of pharmaceutical market with each edition. It has published at least 4 articles on vaping induced lung injury in last 2-3 years. So you can understand how harmful it is. And you also, maybe you are aware that UK had legalized vaping. Only in last 1 year it has actually banned vaping and made it illegal. Looking at this thing that it is increasing in younger children and teens. Teens to baad mein aata hai. Children are starting as early as 10 years. So you can imagine how harmful it is. And what are we promoting? What are we telling our children, that it is good to be using addictive substances? I don't think so. It gel anywhere. But if you want to shrink from your responsibility and close your eyes, then it is a different story altogether. But if you open your eyes, this is definitely a very harmful thing. And I'm very passionate about it. I feel very bad about people vaping so casually. सिगरेट एडिक्शन का मेन रीजन क्या होता है? देखिए, it's like any other addictive substance. It acts on your neurotransmitter and make you prone to addiction, and then you will need it more and more. दूसरा ये होता है कि यूजुअली लोग स्टार्ट करते हैं पीयर प्रेशर में और पीयर एनकरेजमेंट में, जस्ट फॉर फन, लाइक इन आवर, जैसे कि 70s में था कि देवानंद वाज स्मोकिंग में जिंदगी का साथ निभाता चला गया. एवरीबॉडी वांट्स टू डू द सेम कि जिंदगी का साथ निभाना है तो बस सिगरेट स्मोक करना है, उसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है. सो इफ यू सी पीपल हु बिकेम यंग लाइक teens or later in 70s, like our parents' generation, you will find that almost all of them have smoked at some point in time, because it was so considered so, wow. You can only look handsome and appealing if you have a cigarette dangling in your hand, something like that. So it starts like that, and then you feel that it relaxes when you are stressed. So you will tell yourself, I'm stressed, that's why I'm smoking. एक बार आदमी स्ट्रेस में स्मोक करता है, फिर खुशी में स्मोक करता है, फिर पार्टी में स्मोक करता है, फिर वो स्मोक ही करता रहता है. Lot of people are smoking close to 60-70 cigarettes per day. Can you imagine that? It's unimaginable. और वो जो स्ट्रेस होती है ना, वो शायद थोड़े दिन के लिए ठीक होती होगी, फिर नहीं ठीक होती सिगरेट से. Then you will have to go to a higher level maybe. So this is all about it. डॉक्टर, सिगरेट्स का वुमेन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? So smoking is becoming very, very prevalent in women. Okay, maybe it is a feeling that we are, we can do anything which men can do, but we don't have to actually copy the things which are worse in men. And cigarette affects women's health even worse than it can affect men's. Talking about lung health, lung cancer in women smokers are more prevalent as compared to male smoker. It is established fact. Then not only lung cancer, then heart disease or thickening of arteries, which happens to smokers, is more in women as compared to men if they are smoking similar amount of cigarettes for similar amount of time. This is also established. Then again, we come to reproductive health, which becomes very, very important for women. Infertility is more common in women smoker. Having early deliveries is more common with women smoker. Early menopause is also very common with women smoker. So you can imagine that how you are affecting your reproductive health when you are a women smoker. So women are affected worse by smoking, and they are not doing any good to themselves when they take to smoking. स्मोकिंग क्विट करना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, तो आप जो लोग छोड़ना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं छोड़ने की, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Smoking can cause lung cancer. You know that. And it can damage the lung. So whenever lung damage happens, lung cancer happens.
One of the very common symptom is bleeding from the lung. Like you bleed from your mouth. Suddenly you have like blood from your mouth. So a patient who get these symptoms can quit immediately. They quit immediately because they get so scared. So I'm not saying that smoking is not addictive, but smoking cessation is a very, very doable thing. And most it requires is willpower and also will to stop smoking. So best way to quit smoking is to make a smoking cessation plan. Consult a person who can help you with smoking cessation. Make a plan with that person. Fix a date. To let's say today is 11th. I'm going to quit from 14th. Okay, then stick to that 14th. Tell everybody, your friends, your family, that I'm going to quit from 14, so that everybody knows. Nobody pressures you to smoke. Also, you are also pressurized that I've told everybody now I have to quit. Then stick with the plan. And I feel that there are no gray areas in smoking. Decreasing does not help, because any addiction decreasing does not help, because as soon as that cigarette comes in your hand, your brain will get awake, your neurotransmitters will start working, your receptors will go on a high, and you will again start the same cycle. So it is all or none. If you have to quit, you have to quit completely. Following which, once you have made a smoking cessation plan, and let's say 10 days or 2 weeks have passed, you are experiencing nicotine withdrawal symptoms, then you can go back to your doctor who had helped you with smoking cessation plan. They can give you some drugs or some nicotine replacement in form of nicotine gums or nicotine patches. But I would again say that don't use this nicotine gums and nicotine patches yourself because they are available in the market. Because eventually क्या होता है, आप स्मोक भी करते हो फिर निकोटिन गम भी खाते हो. पैसिव स्मोकिंग काफी डेंजरस है, तो क्या ये एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा हार्मफुल होता है? ऐसा कहना तो मुश्किल है कि पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा हार्मफुल होता है. एक्चुअली आप डायरेक्टली इनहेल नहीं करते हो, तो पैसिव स्मोकिंग में डोज आपकी कम जाएगी. पैसिव स्मोकिंग का यही प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं लगता आप कितना इनहेल कर रहे हो. मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरमेंट. You see, if you are passive smoking with 10 people, you are inhaling some amount of smoke from 10 people. So eventually it can become a lot. So it can be very harmful. Now if we talk about substances, तो weed के भी कुछ side effects होते हैं. देखिए, at the end of the day, weed is an addictive substance. अभी ये वाली बात सोचना कि अच्छा वीड स्मोकिंग से ज़्यादा कम हार्मफुल है तो छोड़ो स्मोकिंग, आई विल टेक वीड, which is also becoming a thought process कि weed is also pain killing. You don't need to kill the pain. Why do you need to do the weed thing? ठीक है. और also see, lot of countries have legalized marijuana. There are many other reasons. It's not because it is not harmful. It is because keeping it illegal was becoming a problem for their country. It was increasing crime and whatever. They find it easy to control it when they legalize it, so on and so forth. But there is no way to say that weed is not harmful. It may be stepping stone towards hard drugs. Most of the people start with weed or marijuana, and then they graduate to harder drugs like heroin or whatever. So it is definitely harmful. You cannot tell your child, "Acha smoke mat kar, weed le le." I mean, the other day I was visiting someone. So this lady, who is a good friend of mine, was telling me that the father and mother both smoke in the house. So son told them कि smoking is very harmful, and son is about 14 years old. Smoking is very harmful. You should smoke weed instead. If we are going towards that culture, I'm sorry, we're not doing any good to ourselves. No. If you will look at US data in recent times, you will find that most of the population is addicted to something or other, and they are graduating to harder drugs. Most of them are starting with weed. So how is it not harmful? It will cook your brain at some point in time. Any addictive substance will cook your brain at some point in time. And how many people have self-control of smoking once in blue moon, once in 6 months? The person who is doing once in 6 months will make more friends, will do it once in 3 months, and once in 2 months, and once in 1 month, and every day.
So that kind of control is a myth. हम्म अगर आपका इतना ही सेल्फ कंट्रोल होएगा तो you don't need weed for what? हम्म हम्म So I don't consider it less harmful than anything, हम्म and I don't think it should be promoted. हाँ I don't think it should replace cigarette smoking. हाँ I think it should not be part of our culture. पोल्यूशन का हमारे लंग्स पे काफी इम्पैक्ट होता है और एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और डेथ्स भी बढ़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से एयर पोल्यूशन के मेन कॉजेस क्या है? Studies have shown the main cause of air pollution, at least in Delhi, is vehicular pollution. Number of vehicles are Yes. increasing, and vehicular pollution. The problem is that it is perennial. That means it is all the year round. Okay. Then second is industrial pollution, हाँ, yes. जो कि हम काउंट ही नहीं करते हैं. हम सोचते ही नहीं है कि दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज है. But industrial pollution is one of the biggest cause of air pollution. Then construction. There is a rampant construction going in and around Delhi. I live in Gurgaon, this place called Nirvana Country. So no construction is going on there. I chose that flat because there is no construction in that area. It's an old society. When you go across the road on a golf course extension road where there is rampant construction, the AQI is about 200 more in that area as compared to Nirvana Country. So you can understand that what impact construction has on air pollution, and particularly it will increase PM 2.5 and PM 10, which will inhale and affect our lung. So it can be very, very harmful. Then comes crop burning, waste burning, burning to keep yourself warm during winter. This is also very prominent. It's no less, burning waste here and there. All these things can cause air pollution. डॉक्टर, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं है. इट हैज टू बी टोटल एफर्ट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ इंडिया इज अ लैंड लॉक्ड एरिया. तो जब विंटर्स आते हैं, जब एयर कूलर हो जाती है, तो देर इज नो ब्रीज, देर इज नो रेन, तो एयर डज नॉट एस्केप. सो ऑल द पोल्यूशन आर गोइंग टू बी सर्कुलेटिंग अगेन एंड अगेन. तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वी हैव टू डिक्रीज द नंबर ऑफ व्हीकल्स. हाँ, ट्रू. We have to encourage public transport. And encouraging public transport means making public transport more and more robust and more accessible for people. Okay. So that is one of the most important way. And then we should follow the Beijing model. That's how China has actually decreased its air pollution. We have to do every effort. Then we have to, maybe we need to shift industries away from Delhi. Yes. Polluting industries away from Delhi. Strictest norms should be applied on escaping of smoke through industrial vents, height, whatever, purification, using filters. Everything should be done. I don't think anything is being done by most of the people. Waste burning should be prohibited and should be fined. Okay, so we need everything. True. There is no other way of doing it. There is no shortcut. And also, we should, that is my personal thing, we should provide incentive to people to decrease air pollution in their general life. It should be two-way, positive enforcement and negative enforcement both. At the end of the day, I think 20 years back, Delhi में तो कोई भी seat belt नहीं लगाता था. Yes. But it was enforced. जब से चलान, हाँ. It was enforced. So if that could have been enforced, this can also be enforced. Yes, true. So डॉक्टर, आजकल ना वो स्मेली सेंटेड कैंडल्स आती हैं, देन देयर आर इंसेंस स्टिक्स, तो वो भी पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं. उस पर आप क्या कहेंगे? That causes indoor air pollution. Any burning inside the house will cause indoor air pollution. So if my patient has asthma, after telling the medication, whatever, telling them about exposure, I would always tell them कि outdoor जो air pollution है वो तो policy maker ही change करेंगे. आप और मैं तो नहीं change कर सकते हैं, पर indoor air pollution आप और मैं change कर सकते हैं. So I always tell them not to burn any incense stick in their house, not to use agarbatti and all in their house,
No, not to use mosquito repellent, even the electronic ones, which can contribute a lot to air pollution. Then use very strong exhaust fan in their kitchen and try to cook in the fashion हाँ, मैं that आपसे it does यही not पूछने वाली थी it कि does क्या not create कुकिंग भी एक सोर्स है इंडोर पोल्यूशन का? absolutely. हम्म, So all these methods are required when you are not well, at least. हाँ। डॉक्टर, एयर प्यूरिफायर्स आजकल बहुत ट्रेंड में आ गए हैं, सो क्या ये एयर पोल्यूशन को रोकने का एक सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, इसलिए नहीं है कि इवेंचुअली आपको एयर पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, हाँ, आउटडोर एज वेल एज इंडोर। ठीक है, एयर प्यूरिफायर आपको रिलीफ दे सकते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल, बट दे कैन नॉट बी पब्लिक मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. So you have to control air pollution with a big stick, no, bigger things, bigger sacrifices, rather than shortcut measure like air purifier. Having said that, air purifiers are good for your own house. Specifically, if you have elderlies living in your house, if you have people who have some lung disease, heart disease, diabetes, some chronic condition, they are living in your house. For you and me in general also, air purifier is a good idea. At the end of the day, air pollution affect your health in a dose dependent manner. So as much you can decrease the dose, it is going to be good. So a good true HEPA filter air purifier is what you will require. That should be according to the size of your room. Many companies are there, and a lot of companies are producing true HEPA filter air purifier. Some are not producing true HEPA filter air purifier, but only true HEPA filter air purifier work. Basically आपको 3-4 चीजें देखनी होती है. It should be properly certified by some agency. It should have true HEPA filter. ठीक है. Its HEPA filter should have longer life, so that it is cost effective. And it should be according to the size of the room. So maybe a air purifier which has a true HEPA filter and a carbon filter which can filter out bigger particle, also a filter which is washable, is the best way to increase the life of your HEPA filters inside. And because once you buy a air purifier, you have to replace the HEPA filter when its life is over. So these are the 4 things broadly which you should look at. तभी पोल्यूशन बढ़ जाता है. N95 मास्क जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो कैसे हमारे लंग हेल्थ को इम्पैक्ट करता है? देखिए, N95 का मतलब है इट फिल्टर्स 95% ऑफ पार्टिकल. N99 का मतलब है इट फिल्टर्स 99% ऑफ पार्टिकल. आइडिया ऑफ वेयरिंग अ N95 मास्क इज यू फिल्टर आउट 95% ऑफ particulate matter. At the same time, it makes it difficult to breathe. Okay, and also it makes it difficult for your carbon dioxide to escape out. So a lot of people feel very claustrophobic with N95 mask. They are unable to wear it, and it has to be worn properly. It has to be a good quality mask, air pollution mask. You should make a tight seal on your mouth, so on and so forth. So it can be a good alternative for people who experience symptoms related to air pollution whenever they go out of the house. But it's your take actually how much you can take it, but it is a good alternative during the days when it is very polluted. But exercising with N95 mask, running with N95 mask, I don't think that works that well. You see, then your oxygen requirement increase. You need to breathe, more oxygen. I don't think so it works with N95 mask. You only have to change your timing of exercise. Don't exercise in early morning, late evening. Try to exercise during daytime when air is warmer, pollution is less at breathing level, or do indoor exercise. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लंग्स हेल्दी है? देखिए, पहली चीज होती है सिम्टम्स. अगर आपको लंबी खांसी रहती है, या सुबह सुबह उठ के खांसी होती रहती है, या फिर आपको लगता है कि आपके चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, या आपको एक चेस्ट पेन जैसी फीलिंग होती है, हैवीनेस जैसी फीलिंग होती है, सो दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ योर लंग नॉट बीइंग हेल्दी. वेरी माइल्ड और सटल सिम्टम्स ऑफ योर लंग नॉट बीइंग हेल्दी, जो कि आप इग्नोर करते हो या ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो. सांस फूलना तो बहुत लेट आता है, ठीक है, पर मैंने देखा है कि सबसे बेस्ट वे ऑफ जजिंग फॉर योर सेल्फ इज दैट कि आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है. लेट्स से कि अगर आप पहले 5 किलोमीटर चल पाते थे, अब आप 4 किलोमीटर ही चल पाते हो, तो इसका मतलब समथिंग इज नॉट राइट विद योर हेल्थ. होता क्या है कि
हमारी जैसी कैपेसिटी होती है ना, उसके हिसाब से हम अपनी वर्क लाइफ, अपनी एक्सरसाइज लाइफ एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे लंग्स आर गोइंग अनहेल्दी. इट हैपेंस सो कॉमनली विद विमेन. मतलब मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द विमेन कम विथ मोर एडवांस डिजीज एज कम्पेयर टू मेन. क्योंकि वो क्या करते हैं कि पहले तो भाग भाग के काम करते थे, फिर धीरे धीरे काम कर लेते हैं. काम करती रहती है सुबह से लेकर शाम तक. तो जो काम पहले 2 घंटे में खत्म होता था वो 4 घंटे में खत्म हो जाता है. उसी के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट कर लेते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनके डिजीज एडवांस होती रहती है. कि वो तो डिले क्यों हो रहा है. तो फर्स्ट थिंग विच विल be affected is your exercise capacity. Exercise capacity doesn't mean gymming capacity. Exercise capacity means walking capacity. You are climbing up stairs capacity. मतलब डिस्काउंट योर नी प्रॉब्लम्स, बट अगर आपको वो सब प्रॉब्लम नहीं है और आप किसी टाइम पे 4 मंजिल चढ़ लेते थे बिना सांस फूले और आप नहीं चढ़ पाते हो, या आप सोचते हो छोड़ो मैं लिफ्ट ले लेती हूँ, वो आप सोचते इसीलिए हो कि छोड़ो मैं लिफ्ट ले लेती हूँ बिकॉज यू आर अनेबल टू क्लाइंब 4 flight of stairs. Then there is a possibility that something is affecting your lung. A self test could be climbing few flights of stairs. Over and above that, medically you should do a pulmonary function test. Yearly pulmonary function test and 6-minute walk test can tell you about your lung health broadly. जो लोग स्मोकर हैं उन्हें लंग कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराना चाहिए लो डोज सीटी से, क्योंकि उनके चांसेस ऑफ गेटिंग लंग कैंसर आर वेरी हाई. So this is the way you can judge whether something is going wrong with your lung subtly. डॉक्टर, अपने लंग्स को हम नेचुरली डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि सारी डिटॉक्स मिथ है. मतलब ये वाली बात मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है that you abuse your body and detox it, abuse your body and detox it. I don't think it works like that. You have to change your lifestyle to make your body healthy. शॉर्टकट नहीं हो सकते. मुझे नहीं लगता 5-4 दिन का डिटॉक्स करके आप 1 महीने का ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स खत्म कर सकते हो. बट हैविंग सेड सो, आई कैन टेल यू अ फ्यू थिंग्स. फर्स्ट इज दैट डू सम कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज एवरी डे. That is good for every part of the body, not only lungs, also heart, muscles, so on and so forth. So do some cardiovascular exercise every day. And इंडियन लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका है योगा. उसमें बहुत सारे आसन होते हैं जो ब्रीदिंग पे बेस्ड होते हैं, अलोम विलोम एंड ऑल दोज थिंग्स. वो सब आपको हेल्प कर सकते हैं. You can also do some breathing exercise in which you inhale and exhale deeply, inhale and exhale deeply. That is what is Alom Vilom is also. So all these things can help you detox your lung. Also, most important, keeping away from unhealthy things. Keeping away from smoking, keeping away from vaping. Try to keep yourself away from air pollution as far as possible. So there was this people from another country who have their executive in India. They came to me. They were talking about impact of air pollution on their countrymen who are now working in India. So they said that can we give them air pollution holiday? तो मैंने कहा yeah, absolutely you can give them air pollution holiday for 3 months when pollution is high. No, can we give them 1 day air pollution holiday? So a 1 day detox या 1 day air pollution holiday या 1 day harmful substance holidays तो detox होगा नहीं. तो आपको ना ये all these things should be part of your life. Every health measure has to be part of your life. ठीक है. उसके अलावा you can use some add some antioxidants to your diet like berries, some fruit, antioxidant containing fruit that can help. You can also introduce some antioxidant supplements in your diet. You can also take nuts and all. They can help to some extent. Okay. Otherwise everything is lifestyle. And if you want to detox your lung from Delhi's pollution, then you have to leave Delhi, obviously. हाँ, ये बात तो सही बोली आपने. No, it's not uncommon. See, a lot of my patients who have asthma, COPD, and they get worse during winter season, they will leave Delhi in November and go down south and come back after February or something. Because they are able to, obviously, not everybody can, but elderlies can. If they are not working actively, so that is another way of detoxifying your lungs. डॉक्टर, हम अपनी लंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना तो बहुत मुश्किल काम है. आपको ये सोचना है कि आप अपनी लंग कैपेसिटी को कम होने से कैसे बचा सकते हो.
तो फिर मेजर्स तो वही है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, doing breathing exercises, doing yoga, doing alom vilom. You can even blow in a balloon every day. no? एक बलून लीजिए, हर रोज उसे फुलाइए 10-12 बार, और उससे भी आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है. पर बेसिकली आइडिया इज, देखिए आप ऑप्टिमम लंग कैपेसिटी के साथ बॉर्न होते हो, ऑप्टिमम लंग कैपेसिटी के साथ आप आगे बढ़ते रहते हो. दो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बेबी लंग आल्सो विच इज टॉक फॉर अनदर टाइम. लेकिन आपको ना उसको बचाए रखना है. और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी टच नहीं की है, वो है कि आपको कोशिश करनी है कि आपको बार बार इन्फेक्शंस ना हो, वायरल इन्फेक्शन, बार बार खांसी जुकाम ना हो. उससे भी ना हर बार आपकी लंग हेल्थ डिटोरेट होती है, आपकी लंग की कैपेसिटी कम होती है. ठीक है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए 2-4 ही तरीके हैं. एक तो ये तरीका है कि यू मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम पीपल हु हैव URI. I think companies should take active measure of giving leave at least for 2 to 3 days to people who have URI, so that it is not spreading to other people. See, it is very cost effective. आपके 10 लोग एक एक करके छुट्टी लेंगे, या फिर एक इंसान को छुट्टी दो, वो बेटर है. ठीक है, you can use mask around the people who are having URI, or person who have these symptoms can use mask. So that is one thing. Wash your hands frequently, general measure which we followed in COVID. Use cough etiquette, coughing on a hanky, or and disposing it responsibly, all those things. And another way is to get yourself a flu vaccine every year in September, so that number of flu episode decreases. So that can be very effective. Your flu episodes or your upper respiratory tract infection can decrease by about 50%. So that is at least recommended for people who have any chronic illness. इसके अलावा निमोनिया से बचने के लिए भी कुछ वैक्सीन होती है. There are 2-3 वैक्सीन only for adults which should be taken and taken seriously. डॉक्टर, इनहेलर और नेम्यूलाइजर, इसको लेने की करेक्ट टेक्निक क्या होती है, प्लस मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, और ऑल्सो ये बात भी कही जाती है कि अगर आपने एक बार इनहेलर या नेम्यूलाइजर ले लिया तो अब आपको बार बार लेना पड़ेगा. पहले ये वाली बात करते हैं कि आपने एक बार इनहेलर ले लिया तो बार बार लेना पड़ेगा. देखिए, इनहेलर में क्या दवाई होती है, उसमें वो सेंट्रली एक्ट नहीं करती है, आपके ब्रेन पे एक्ट नहीं करती है. तो जनरली जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं वो आप सेंट्रली एक्ट करती हैं, मतलब ब्रेन पे एक्ट करती हैं, देन दे बिकम एडिक्टिव. तो ये तो एक्ट ही नहीं कर रही. इनहेलर इज रादर boon for people who have asthma and COPD because it contains every drug in microgram doses. अगर आपको उसकी टेबलेट लेनी पड़ती तो आपको कुछ ग्राम्स में लेना पड़ता उसको, या कुछ मिलीग्राम्स में लेना पड़ता उसको. लेट्स से आपको मिलीग्राम में भी लेना पड़ता तो द डोज विल बी 1000 times of what you are taking through an inhaler. और इनहेलर डायरेक्टली आपके लंग पे जाते हैं, लोकली एक्ट करते हैं, ब्लड में एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, और वो दवाइयाँ अगर आपको लेनी पड़ती तो सीधे आपके ब्लड में जाती, तो आपके साइड इफेक्ट भी 1000 times होते. तो एक जमाने में लोग एस्थिलिन का टैबलेट लेते थे, 4 mg का टैबलेट आता है एस्थिलिन का. एस्थिलिन इनहेलर में माइक्रोग्राम्स में एस्थिलिन होता है. आप सोचो कि वो 4 mg का टैबलेट, तो अब मैं ये बात इमेजिन नहीं कर सकती कि लोग उसको लेके हाउ दे यूज टू सर्वाइव, बिकॉज एस्थिलिन से ट्रेमर्स हो सकते हैं, आपको घबराहट हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकता है. आप सोचो कि उसका अगर आप 1000 गुना ज्यादा ले रहे होते हैं तो कितना मुश्किल होता. इनहेलर हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अगर एक बार ले लिया तो बार बार लेना पड़ेगा. पर आपको समझना ये है कि डायबिटीज की दवाई भी तो आपको हर रोज लेनी होती है, जिंदगी भर लेनी होती है. हैबिट फॉर्मिंग थोड़े है वो, क्योंकि आपको डायबिटीज है इसलिए आप दवाई ले रहे हो. इनहेलर मैं और आप इसलिए थोड़े लेते हैं कि इट इज फन, इट्स नॉट स्मोकिंग. इनहेलर आप इसलिए लेते हैं बिकॉज यू हैव अ डिजीज. ठीक है, एंड जनरली एक्सेप्ट फॉर इन्फेक्शन नो डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल, लेस सो एलर्जीज, क्योंकि एस्थमा वो एक एलर्जी कंडीशन है. तो ऐसा होगा कि आपको जब आपको अटैक हो रहा है या मौसम बदल रहा है, जब आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, तब आपको इनहेलर लेना होगा. फिर ग्रेजुअली आप उसको छोड़ सकते हो. पर अगर वो दोबारा होगा तो आपको दोबारा भी इनहेलर लेना पड़ेगा. दैट डजंट मीन इट्स हैबिट फॉर्मिंग. अगर हैबिट फॉर्मिंग होगा तो आपको हर रोज लेना पड़ेगा और उसकी डोज बढ़ती चली जाएगी. ऐसा तो होता नहीं है. आई वुड रादर से कि एक वो दुनिया होती जिसमें कि अस्थमा वालों को बिना इनहेलर के रहना होता. दैट वुड हैव बीन अ वेरी बैड वर्ड एक्चुअली. इनहेलर लेना इज वेरी कंफ्यूजिंग. दैट आई डू अंडरस्टैंड. देयर आर मेनी काइंड ऑफ इनहेलर व्हिच आर अवेलेबल इन मार्केट. ब्रॉडली they are dry powder inhalers and they are
मीटर डोज इनहेलर. मीटर डोज इनहेलर वो होता है जो मूवी में दिखाते हैं, यहाँ से दबाया और ऐसे करके सांस खींच लिया. दोज आर मीटर डोज इनहेलर. एंड ड्राई पाउडर इनहेलर में क्या होता है, एक कैप्सूल होता है जो आपको उसमें डालना होता है डिवाइस में. लाइक आई हैव गॉट सम डिवाइसेस. सो दिस इज अ डिवाइस फॉर ड्राई पाउडर इनहेलर. एंड you just open it. I don't know what's happening. Okay, you just open it like this, and there's space to put in the capsule. Just close it, press the button. So when you press the button, 2 needles come out to pierce that capsule. Then you exhale once, put it in the mouth, and take a deep breath inside like this. Hold your breath for 10 seconds, then let go and rinse your mouth. These are dry powder inhaler. Broadly, सारे inhaler की technique same होती है, ठीक है. This is a dry powder inhaler. This is also a dry powder inhaler which is very popular. It's called Semi-Gots, like a whistle. Then these are breath actuated inhaler. मतलब they work by your breathing deeply only. They will release medication unless अगर आप इसको ऐसे लगा के बैठ जाओ तो कुछ नहीं होने वाला. अच्छा. खोल के अगर आप सांस अंदर लोगे तभी दवाई अंदर जाएगी. These are called breath actuated inhaler. This is another breath actuated inhaler. This is another breath actuated inhaler. So there are very many inhalers. So you have to learn proper technique of taking every inhaler. क्योंकि inhaler लेने में ना और कुछ भी बड़ी बात नहीं है. सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसको properly ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो. So I always tell my patient that even if you are taking inhaler for 20 years, every time come with your inhaler. So that I can ensure that you are taking it properly. The right one. You're taking it properly. The technique is very important. Then also inhaler also depend upon your lung capacity, which is called flow rates. तो ये जितने भी dry powder inhaler हैं, ये आप तभी ले सकते हो जब आपकी lung capacity हो और आप उतना flow rate generate करो, क्योंकि वो जाएंगे तभी जब आप लंबा सांस अंदर खींचोगे. So everybody cannot take dry powder inhaler. They are rather very convenient. Then come meter dose inhaler. Meter dose inhaler में क्या होता है, आपने दबाते ही आपको लंबा सांस अंदर खींचना है. ठीक है. तो if you are able to synchronize, then only you can take meter dose inhaler like that. Okay, most of the people are unable to, and older population is absolutely not able to. ठीक है. क्योंकि वो दबाने में आप सांस खींचना भूल जाते हो. अगर आपने सांस खींच लिया तो आप प्रॉपरली दबाना भूल जाते हो. अगर आपने दबा भी लिया, सांस भी खींच लिया, तो ब्रेथ होल्ड करना भूल जाते हो. मतलब इट बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज. एंड इट डज, ट्रेनिंग डज हेल्प, यू नो. अगर आप बार बार सीखते रहोगे तो आ भी जाता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ जाता है. फिर हमारे पास ऐसे भी आता है कि मीटर डोज इनहेलर के आगे एक डिवाइस लगा देते हैं जिसको कि स्पेसर बोलते हैं. उसमें एक बहुत सारी स्पेस होती है, 200 ml 250 ml उसकी कैपेसिटी होती है. तो जब आप उसको लगा के उसमें स्प्रे करते हो तो जो मेडिकेशन होती है वो उसमें कलेक्ट हो जाती है. सो इट गिव्स यू टाइम टू इनहेल इनसाइड, यू नो. इट कैन बी इनहेल्ड इन 2 to 3 breaths. So you have to learn technique of whichever inhaler you are using, and you have to ensure that that is the inhaler for you. Then comes a population who is unable to take any inhaler because of synchronization problem, because of old age. Those people require home nebulization. Nebulization is very simple. There is a mask which is attached to a nebulizer. You open and there is a small space with the mask. You can call it a छोटी सी डिब्बी, या फिर उसको खोलना है, उसमें दवाई डालनी है, उसको बंद कर देना है, मास्क को मुंह पे लगाना है, बटन ऑन करना है, अपने आप नेबुलाइज पार्टिकल जनरेट होते रहेंगे एंड यू जस्ट हैव टू इनहेल. तो ऐसे कोई बहुत बड़ी उसमें साइंस नहीं है नेबुलाइजर यूज करने में. बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू पेशेंट एनफ टू एंश्योर कि जब पूरी दवाई खत्म हो जाए तब तक आप लेते रहे. नहीं तो लोग क्या करते हैं, नेबुलाइजर लगाते हैं, 2 मिनट में निकाल देते हैं, दवाई तो अंदर गई नहीं क्योंकि पूरी दवाई खत्म हुई नहीं. यूजुअली इट टेक्स अबाउट 10 to 12 minutes. बेटर टू टेक इनहेलर एनी डे rather than taking nebulizer. नेबुलाइजर शुड, ऐसा नहीं होता कि आपने नेबुलाइजर, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया तो 10 साल तक सेम नेबुलाइजर चलता रहेगा. नेबुलाइजर की लाइफ 1-1.5-2 साल की होती है. यू विल हैव टू चेंज द नेबुलाइजर. There are various type of nebulizer available, mesh nebulizer, so on and so forth. So you have to choose wisely accordingly in consultation with your doctor. डॉक्टर, अब लंग कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं. अर्ली साइंस ऑफ लंग कैंसर, जो लोगों को जिनके बारे में अवेयर होना चाहिए. It usually goes undetected because signs and symptoms come later in the course of the disease. तो as I told you earlier कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको लो डोज सीटी कराना चाहिए लंग कैंसर के लिए. ठीक है.
उसके अलावा बाकी साइन एंड सिम्टम्स आई टोल्ड यू, चेस्ट पेन हो सकती है, पर चेस्ट पेन में यूजुअली एडवांस लंग कैंसर में होती है. किसी के मुंह से ब्लड आना कैन बी फर्स्ट सिम्टम ऑफ लंग कैंसर. बाकी वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कोई लो ग्रेड फीवर है ना, that as with any cancer can be a sign of lung cancer. Persistent cough, shortness of breath can be sign of lung cancer. But all these come with advanced lung cancer. जो early lung cancer होता है उसका एक्चुअली कोई ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं. स्मोकर्स लंग कैंसर कैसे डेवलप करते हैं और क्या ये नॉन स्मोकर को भी अफेक्ट करता है? लंग कैंसर कैन हैपन टू स्मोकर्स एज वेल नॉन स्मोकर, बोथ ऑफ देम. स्मोकर्स को ज्यादा लंग कैंसर होता है because all these compounds which you are inhaling through a cigarette are carcinogenic. Okay, so इसलिए smokers को lung cancer ज्यादा होता है. smokers की lung cancer type non smoker की lung cancer type से different होती है. तो smoking के बाद अभी air pollution also comes in play of increasing lung cancer. so ऐसा नहीं है कि सिर्फ smoker को lung cancer होता है, नॉन स्मोकर्स को भी लंग कैंसर हो सकता है, पर उसकी टाइप डिफरेंट होती है लंग कैंसर की जो स्मोकर्स की होती है. और अभी जो हमारे पास मेडिकेशन अवेलेबल है नॉन स्मोकर्स वाले लंग कैंसर में ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू स्मोकर्स वाले लंग कैंसर में. और नॉन स्मोकर में जेनेटिक इनहेरिटेंस के कारण लंग कैंसर हो सकता है. सर्टेन गैसेस इन द एनवायरनमेंट कैन आल्सो मेक यू प्रोन टू लंग कैंसर. यू नो, सम डाइटरी हैबिट्स कैन आल्सो मेक यू प्रोन टू lung cancer. So there can be many reasons of lung cancer in non-smokers also. डॉक्टर, ओबेसिटी, डायबिटीज और लंग हेल्थ का क्या कनेक्शन है? देखिए, ओबेसिटी जिसको होगी उसका क्या होगा कि यूजुअली लोगों को एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है. मतलब तो क्या होता है, आपका ऐसा लंग होता है, फिर डायफ्राम होता है, फिर नीचे एब्डोमेन होता है. तो क्या होगा, अगर आप ज्यादा ओबीज होंगे तो आपका डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, तो लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है. दिस इज बेसिक फिजियोलॉजी. उसके अलावा जो ओबीज लोग होते हैं उनको एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत स्नोर करते हैं. वो बहुत स्नोर करते हैं और रात में जब सोते हैं तो रात में कई बार उनका सांस रुक जाता है और उनका ऑक्सीजन लेवल मल्टीपल टाइम्स कम चला जाता है. तो उसके कारण क्या होता है, अगले दिन उन्हें जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे नींद आती रहती है, सुबह फ्रेश नहीं लगता, हेडेक होता है. और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये हैं कि हार्ट डिजीज होने का, डायबिटीज होने का, हाइपरटेंशन होने का, और ये सब चीज़ें अनकंट्रोल्ड होने का चांस ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है. सो ओबेसिटी इज डिट्रीमेंटल इन मैनी वेज. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन. मतलब ऑल्सो हमने कोविड में भी देखा था कि ओबीज पीपल डिड वर्स देन नॉन ओबीज पीपल. सो व्हेन ओबीज पीपल गेट इन्फेक्शन or obese people get any respiratory issues, they do worse than non-obese people because their lung capacity as it is less than non-obese people. Coming to diabetes, diabetes is generally a disease which affect your blood vessels. So they will affect every blood vessel in the body. So it's detrimental for every organ in general. Uncontrolled diabetes tend to develop more infection and their infections are difficult to control. So diabetes can lead to more lung infection, more pneumonias, and may land you into hospital more than other normal people who are getting similar kind of lung infections. डॉक्टर, जैसे हम अभी ओबेसिटी की बात कर रहे थे, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर हम वेट लूज कर ले तो क्या लंग फंक्शन और ओवरऑल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब इम्प्रूव हो सकती है? एब्सोल्युटली. देखिए, अगर आप वेट लूज करें तो आपकी लंग की कैपेसिटी डेफिनेटली इम्प्रूव हुई, क्योंकि आपका डायफ्राम नीचे चला जाएगा, आपकी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगी. ओबेसिटी के जो बाकी इफेक्ट है वो भी किसी ना किसी फॉर्म में रिवर्स हो जाएंगे. आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि अगर आपको है तो वेट लूज करने से कम्प्लीटली खत्म हो सकता है, बट कुछ लोगों में हो भी सकता है. सो वेट लूज करना इज अ वेरी गुड थिंग for everybody, though it is not easy. It's easier said than done, but it is a very good thing for your overall health also, not only lung health. तो लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो दिल्ली में मत रहो. दिल्ली एनसीआर में मत रहो, ठीक है. फिर डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एज इनोक्वस. एनीथिंग यू आर स्मोकिंग इज नॉट इनोक्वस. Don't expose yourself to noxious substances like cigarettes, e-cigarettes, vape, so on and so forth, and weed, whatever. Don't do that. Keep your environment also clean, indoors as well as outdoor. See, it is very easy to
blame other people for your woes, policy maker, government, this and that. How much you are taking care of your environment? It should start at home. And the effort should come from people, segregating their waste so that not the waste which can be composted is not getting burnt, recycling your things as far as possible, having facilities of recycling in your condominiums. There are a lot of generators which are working day in and day out to supply electricity to many high-rise societies. So try and reduce that, adopting solar power, so on and so forth. There are many ways you can reduce air pollution. And don't think that this is these things are small contributors. Nothing is small contributor. Everything contributes. One makes 100. So everybody should contribute to decrease their. At a more personal level, do daily exercises. Do some yoga and breathing exercises, pranayam. ये इंडिया का कल्चर तो बहुत रिच है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ है. तो अगर आप सब हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे तो डेफिनेटली योर ओवरऑल हेल्थ एंड लंग हेल्थ विल इम्प्रूव. ठीक है. ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम person who is experiencing any episode of upper respiratory tract. Don't take it lightly. Don't think कि एक आधी बार जुकाम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. You should try and avoid as much as possible. Take flu vaccine annually and also take vaccines against pneumonia. That I would absolutely promote. Eat healthy. Try to introduce some antioxidants in your diet, which will be essentially fruits, berries, so on and so forth. Try and introduce about a fistful of nuts in your diet. That can go a long way. So, and take adequate amount of protein. I think that should be all. Thank you so much, doctor, for sharing your insights with us today. And guys, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.